जय हिंद एवरीवन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? भाई फटाफट से पहले सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। वो मेरा ही फोन चल रहा था, इसका मतलब आवाज क्लियर है। चलिए जी। फटाफट सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। और आप सभी को एक बात का तो पता ही है, सबसे पहला तो आज आपको सेशन को शेयर करना है। और ऐसा एक भी ग्रुप नहीं बचना चाहिए आपके फोन के अंदर जिस ग्रुप के अंदर ये सेशन आज ना पहुंच जाए, पहली चीज। एंड दूसरा, जितने बच्चे आ रहे हैं सबसे पहले सभी को पता है हमारा अटेंडेंस लगना बहुत जरूरी है, तो सारे बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे और उसके बाद फिर चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। कुछ नया, कुछ जबरदस्त, कुछ बड़ा आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो फटाफट से बच्चों सेशन को आग, पानी और हवा की तरह पहले शेयर कर दो। एंड अटेंडेंस सारे बच्चे लगाएंगे और अटेंडेंस के बाद हम करेंगे मिशन बदलाव 2.0 की शुरुआत। आज से 2 साल पहले ग्लोबल डिफेंस एकेडमी का सबसे पहला जो ऑनलाइन बैच था उसका नाम मिशन बदलाव ही था। और उसी को दिमाग में रखते हुए, कहीं ना कहीं बड़ा प्यार आप सभी ने दिया था, उसी को दिमाग में रखते हुए दोबारा से इसी नाम को दोहराया गया है। तो फटाफट से उस चीज को आप दिखाएंगे सारे बच्चे, और सेशन को जितना ज्यादा हो सके सभी बच्चे शेयर करेंगे फटाफट से, और सभी बच्चे जुड़ेंगे क्लास के अंदर। तो जल्दी से मैं वेट करूंगा 1K की। 1000 बच्चे होते ही फिर अपन अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। क्या नया होने वाला है, कौन कौन सी क्लासें होंगी, कैसे होंगी, क्या क्या होगा, सारी जानकारी आज आपको इस क्लास के माध्यम से मिलने वाली है। तो फटाफट भाई सेशन को जल्दी से प्यारे बच्चों शेयर कर दो क्विकली। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद। और इस बार कमेंट पढ़ने की व्यवस्था एकदम सीधी कैमरे के ऊपर कर दी गई है, तो जब भी मेरी आंखें ऊपर दिखे समझ जाना कमेंट पढ़ने का मौका मिल रहा है। और शायद से इस बार जो है कमेंट बड़े अच्छे से मेरे को दिख भी रहे हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और कुछ मेरे सामने भी कमेंट का ऑप्शन है, लैपटॉप मैंने खोला हुआ है। तो अटेंडेंस से बच्चे लगा रहे हैं, दिल सारे बच्चे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब सेशन को फटाफट से जल्दी से शेयर कर दो। और कैसे हो आप लोग बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। पहली क्लास है, धमाकेदार होनी चाहिए, एनर्जी हर किसी के अंदर फुल ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, गुड सर, गुड, जय हो, सभी को जय हो। चलो भाई, तो करते हैं जल्दी से यार। कम से कम 1000 तक तो पहुंचाओ क्लास को, 1000 तक तो क्लास को पहुंचाओ। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, फटाफट सारे बच्चे क्विकली। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी से सारे बच्चे सेशन को शेयर करेंगे, एकदम वायरल कर दो इसको, वायरल। बहुत बढ़िया, कमेंट की रफ्तार तो काफी तेज मैं देख पा रहा हूं आप सभी की। खैर चलो, जब तक बाकी बच्चे जुड़ते हैं तो कुछ बेसिक बातों की चर्चा जो है हम लोग बच्चे कर लेते हैं। बेसिकली मिशन बदलाव 2.0 इसकी पहली क्लास आज है इंग्लिश ग्रामर की। तो शुरुआत तो आज हम लोग करने वाले हैं। अब इसके आगे कौन सी क्लास कब होगी, कैसे होगी, इसकी सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। लेकिन इस बैच में हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस बैच के अंदर जो टॉपिक्स आप कवर होंगे आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारी चीजें जो है इस बार कवर कराऊंगा। और एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में चल रहा था, मैंने 1-2 बार बात करी थी कि सर कि भाई ये वाला जो बैच है वो एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस इंग्लिश का जो बैच है वो तीनों के लिए है। और ये बैच तीनों एग्जाम्स के लिए कैसे है, जब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बातें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक सिंपल सी बात मैं बताना आपको चाहूंगा बच्चों, ये सिलेबस का जो डिस्कशन है वो मैंने आपके सामने किया है। और इस सिलेबस के डिस्कशन में सबसे पहले हमने रखा हुआ है बेसिक ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर है उसके जो बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक बातें जिनका पता होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार बच्चों को उसका पता नहीं होता है। तो बेसिक ऑफ ग्रामर्स की आज बात करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स की मैं शुरुआत करूंगा वो टेंस हम पहले पढ़ेंगे, टेंस के बाद क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा चलेगा। कंजक्शन इसके बाद नहीं आएगा, कंजक्शन तो लास्ट में इस बार आएगा। इसके नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद हम चलेंगे आर्टिकल्स पे। फिर हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे, जो हमारा नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब एंड फिक्स प्रपोजिशन जो है प्रपोजिशन का और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन है। भाई जो फिक्स प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन का हिस्सा है, और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो वर्ब और प्रपोजिशन का एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सबसे बच्चों जो बच्चे एयरफोर्स वाले हैं, स्पेशली जो बच्चे स्पेशली एयरफोर्स वाले हैं, ये 2 टॉपिक उनके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो बच्चे एनडीए वाले हैं ये सारे टॉपिक उनके लिए जरूरी हैं। जो बच्चे सीडीएस वाले हैं वो टॉपिक सारे उनके लिए जरूरी हैं। फिर हम आ जाते हैं, बात करते हैं वोकैबुलरी की बच्चों।
वोकैबुलरी में सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंट प्लस यूजेस। देखो वोकैब का डेवलप कैसे हुआ, वोकैबुलरी बनी कैसे, कोई भी वर्ड जो बना है उसके पीछे का रीजन क्या है, उस पॉइंट को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश हमने करनी है। सो डेवलपमेंट पे बात करनी है, फिर उसके यूसेज पे बात करनी है, डिटेल्ड कंसेप्ट जो है हम वोकैब का पढ़ने वाले हैं इस बार। लाइव प्रैक्टिस सेशन चलेंगे आपके, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनियम्स जो नॉर्मल आपके रहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीजें रहेंगी। स्पेलिंग एरर्स, एयरफोर्स वालों क्या यही आपको परेशान करती है? एक या दो क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। फिर उसके बाद बात करेंगे बच्चों कॉम्प्रीहेंशन की। ये कॉम्प्रीहेंशन वो हिस्सा है जब बच्चे कई बार पैराजम्बल्स में, क्रॉस टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, फिलर्स में, इन्हीं में से निकल के आपके फिर वो PQRS आपका पैराग्राफ, वो सारी कहानी जो है यहाँ पे निकल के आएगी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को समझने से पहले या पढ़ने से पहले एक बात प्यारे बच्चों अपने दिमाग में आपको ये बैठा लेनी है बड़े ही सीधे से तौर पे, कि जब आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है, जब ये वाला पोर्शन बहुत ही बेहतरीन लेवल पे तैयार हो जाएगा, एंड उसके बाद जब ये वोकैब वाला पोर्शन आपका बहुत ही बेहतरीन लेवल पे तैयार हो जाएगा, सो ग्रामर और वोकैब के कॉम्बिनेशन से निकल के आएगा कॉम्प्रीहेंशन। जिन बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत आती है उनको बता दूं कि आपको ग्रामर और वोकैबुलरी के कॉम्बिनेशन को ही कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका इंप्रूव करेगा। सो कॉम्प्रीहेंशन को इंप्रूव करने के लिए क्या जरूरी बेटा, आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर और ये सारी चीजें अच्छी होनी जरूरी है। और जो ये सिलेबस मैं आपको इस बार पढ़ाने वाला हूं, आप इंडिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो भाई, इंडिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे वो आपका सीडीएस हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपका कोस्ट गार्ड हो, कोई ग्रुप डी है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, डजंट मैटर। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि ये जो आपका सिलेबस है वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके बाहर कभी कुछ आता ही नहीं है। और इन सारी चीजों को जो है बेटा इस बार हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे मैथ की क्लास, जीएस की क्लास या बाकी क्लासेस का डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, इसकी जानकारी मैं खुद बे खुद आपको दे दूंगा, पर्सनली आपको मैं इसकी जानकारी दूंगा। फिलहाल जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसको पढ़ने पे आप लोग ध्यान दें। फिलहाल आपका जो फोकस है वो केवल और केवल पढ़ने पे होना चाहिए, ना कि फालतू या बाकी बातों पे। क्लासेस सारी होंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। जीएस भी होगा, मैथ भी होगा, साइंस भी होगा, इंग्लिश तो हो ही रहा है आपके सामने। कब होगा, टाइमिंग क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारी स्लोली मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन आज जो है आपकी इंग्लिश की क्लास है, पहले इसको आप अच्छे से पढ़ो। सेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो और ना को लाइक तो आप कतई नहीं कर रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे लाइव ज्यादा हैं, बच्चे लाइव ज्यादा हैं और लाइक्स जो है बच्चों आपके वो कम है। देखो ऐसे बिल्कुल नहीं मजा आएगा। लाइव और लाइक जो है ना, इतने कम करोगे तो कतई मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट जितने बच्चे लाइव हैं उससे ज्यादा लाइक का एक रेशियो हमेशा से रहता है। और यार आपसे वीडियो को लाइक करने के लिए बोलना पड़ता है, बड़े ही शर्म की बात है ना। तो फटाफट पहले सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बच्चे लिख रहे हैं कि हम एक अकेडमी का नाम लेके वहां से हैं। आप कहीं से भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन आज से मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए जी, तो हम सारा अब धीरे धीरे बेटा ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। अब बिल्कुल कहते हैं ना, दिल को थाम के बैठ जाओ, क्योंकि सारे बच्चे एक ही बात करते हैं सर, बेसिक। बेसिक के बहुत मारे हुए हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं साहब बेसिक इतना कमजोर है इंग्लिश में, तो दिक्कत है। अच्छा, जिन बच्चों को बेसिक में दिक्कत है ना, उनकी दिक्कत मुझे बड़े अच्छे से समझ में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बेसिक वाले बच्चों की दिक्कत मैं क्यों समझ पाता हूं, उसका रीजन मैं आपको देता हूं। मोस्टली बच्चा हमारा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़ा हुआ है, खासतौर पे यूपी बोर्ड या राजस्थान हरियाणा बोर्ड। अब उन बच्चों की मजबूरी या प्रॉब्लम है इंग्लिश, और कई बार टीचर ना उनकी क्या बोलते हैं ना उसको, उनकी नस को पकड़ नहीं पाता है। मुझे पता है तुम्हें क्या दिक्कतें हैं, अभी आप देखना स्टार्ट कर दोगे तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीरो की आप बात करते हो, इस बार बिल्कुल जीरो से आपको इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और जीरो से कहते ना, इस बार बेसिक को इतना अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, बेसिक को शर्म आ जाएगी, और एडवांस की तो ढंग से इस बार टांग तोड़नी है हम लोगों ने। ठीक है, तो आ जाते हैं फटाफट। सेशन को भाई शेयर करो। देखो, जब तक 1000 बच्चा क्लास में मेरे को नजर नहीं आएगा, मेरे को पढ़ाने में उतना मजा नहीं आएगा। मैं सोच के आया था कि 1000 बच्चा क्लास के अंदर डेफिनेटली लाइव होगा, लगभग 100 बच्चों का असर है। आप एक शेयर की दूरी पे हो, क्लास की बस शुरुआत करने वाला हूं,
एंड आप केवल एक शेयर की दूरी पे हो, तो फटाफट से जल्दी से सेशन को बेटे एक बार शेयर कर दो ताकि सारे बच्चों तक ये कहानी पहुंच जाए। अच्छा जी, तो अब बेसिक और एडवांस सारी बातों को लेके चलते हैं यार। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? सबसे पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ए बी। अब देखो आप कहोगे सर ये तो आपने बिल्कुल नर्सरी वाली बात छेड़ दी। देखो बेसिक से शुरुआत करने के लिए नर्सरी वाली बात का छेड़ना बहुत जरूरी है। सो ए बी सी डी जितने भी आपके ये लेटर्स हैं इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं एक्स वाई जेड। मैं लास्ट में वो खत्म कर देता हूं। तो बचपन में हमने इंग्लिश में ये चीज पढ़ी थी बेटा। अगर आपको केवल ये चीज भी आती है या ये बेसिक्स भी अगर आपके क्लियर हैं तो मेरे लिए उतना काफी है। इसके आगे का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो मैं करना आपका स्टार्ट कर दूंगा आज से। तो बेसिकली हमने क्या था बचपन में एबीसीडी एक्स वाई जेड पढ़ा था, यस और नो पढ़ा था। अब ये जो एबीसीडी एक्स वाई जेड है इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम कहते हैं भाई लेटर। ठीक है, अब लेटर सबसे शुरू का पार्ट है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। हिंदी पढ़नी हो, इंग्लिश पढ़नी हो, उर्दू पढ़नी हो, फारसी पढ़नी हो, डजंट मैटर, सबसे पहले उस भाषा के उस लैंग्वेज के लेटर यानी कि अक्षरों को आपने पढ़ना है। तो लेटर्स का आप सभी को पता है बच्चे। अब जो ये लेटर है, लेटर कौन कौन से आप सभी को बताया मैंने, ए बी सी डी, ये सारे हमारे क्या है? लेटर्स हैं। अब ये जो लेटर्स हैं इन लेटर्स का अपना कोई मीनिंग नहीं है ना। मान लीजिए मैं ए बी सी कुछ भी लिखूं कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इनका एक ग्रुप बना देता हूं है ना, इनका एक ग्रुप बना देता हूं और इनको एक सही अरेंजमेंट में लिख देता हूं तो फिर ये मीनिंग बन जाता है। जैसे एबीसीडी के अरेंजमेंट को कुछ मैं अगर इस तरह से लिखूं, मैं इसको लिख दूं कैट, तो कैट जो है लेटर का ही एक ग्रुप बना और इस ग्रुप का अपना एक मीनिंग है। और बेटा कैट को हम बोलेंगे वर्ड। क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। देखो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत चल रही है, इससे ज्यादा बेसिक मुझे नहीं लगता कोई करा पाएगा, या इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। सो लेटर्स हमारे एबीसीडी हैं, उसके बाद वर्ड हमारा कैट हो गया। कुछ भी आप वर्ड लिख सकते हो, मैंने लिखा बॉय तो ये भी अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, इसके नीचे मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं कैट लिखा था अभी, मैं कार लिख सकता हूं। ठीक है, कुछ भी मैंने किसी का नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल राम का नाम ले लिया है ना, वैसे भी नौमी वगैरह चल रही है आजकल तो भगवान का नाम लेना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। इन लेटर्स को जब हमने शब्दों में कन्वर्ट किया तब ये क्या बना? वर्ड बना। तो वर्ड का डेफिनेशन क्या हुआ कि लेटर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसका अपना कोई मीनिंग हो। क्योंकि लिखने को तो मैं यहां से कुछ टी एक एल कुछ ऐसे करके लिख दूं लेकिन कोई मीनिंग उसका नहीं है। वर्ड तभी होगा जब उसका मीनिंग होगा। तो लेटर हो गया, लेटर के बाद वर्ड हो गया। अब वर्ड के बाद बच्चों आता है फ्रेज। वर्ड के बाद आता है फ्रेज। अब जैसे क्या सारे लेटर मतलब बहुत सारे लेटर्स को मिला के या एक से ज्यादा लेटर्स को मिला के हमने क्या करा, हमने एक वर्ड बनाया, वैसे ही दो चार शब्दों को मिला के हम बनाते हैं फ्रेज। फ्रेज के बारे में डिटेल में जानकारी में आज पढ़ेंगे। फ्रेज के बाद फिर आपकी बेसिक ग्रामर का अगला पार्ट बच्चे आएगा क्लोज। और जब आप पहले लेटर्स पढ़ोगे, फिर वर्ड पढ़ोगे, फिर फ्रेज पढ़ोगे, फ्रेज के बाद क्लोज पढ़ोगे, और क्लोज पढ़ने के बाद फिर आपके पास आएगा सेंटेंस। और सेंटेंस पढ़ने के बाद हम लोग फिर बच्चे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच या अपने चैप्टर्स अपने टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे आपका टेंस है, क्वेश्चन टैग है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स इसको पढ़ने के बाद ही आपके शुरू होंगे। तो भाई सबसे पहले लेटर पढ़ा, फिर वर्ड पढ़ेंगे, फिर फ्रेज पढ़ेंगे, फिर क्लॉज पढ़ेंगे और फिर सेंटेंस पढ़ेंगे। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। ये मकान की नींव भरी जा रही है अभी। एक बार नींव भरेंगे उसके बाद तो जितना मर्जी तेजी से आप जो है उसके ऊपर ईंटें लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर फर्क पड़ेगा तो इस बात पे कि भाई आपका बेसिक्स कैसा है। क्लियर है कि नहीं? सर मेरा नाम ले लीजिए। देखो बच्चे ये चीजें मैं पहले से ही नहीं करता हूं और मैंने बड़े खुलेआम बोल रखा है, नाम आपका लूंगा बड़े जोरदार तरीके से लूंगा, लेकिन उसकी शर्त यही है कि एनडीए में AIR 1 लेके आओ। जिस दिन मेरा कोई स्टूडेंट एनडीए में AIR 1 लेके आएगा, हालांकि इस बार उम्मीद है हमें एक बच्चे से, इस बार उम्मीद है एक बच्चा हमारा है ऐसा, अगर उस बच्चे का SSB निकल गया तो होपफुली वो AIR 1 शायद से होगा। बाकी तो ऊपर वाले से हम दुआई कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो बच्चा AIR 1 लेके आएगा उस बच्चे के नाम से बैच बनाऊंगा, मैं गारंटी है उस बच्चे के नाम से। तो अगर आपको अपना नाम कमेंट बॉक्स के मतलब यहां से नाम लेने से अगर आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो मुझे लगता नहीं उसको कोई बेनिफिट है। बेनिफिट अगर है तो पहले कुछ करके दिखाओ ताकि दुनिया आपका नाम ले। जिस दिन आप AIR 1 लेके आओगे ना, देखना न्यूज वाले आपके घर पहुंचेंगे।
न्यूज वाले आपके घर पहुंचेंगे और कुछ सो कॉल्ड लोग भी कहेंगे बोल साहब ये तो हमारा था। खैर चलिए छोड़िए। तो बच्चों लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, इन सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये सारी कहानी है क्या, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। और एक और बात बेटा, क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। क्लास के लास्ट में बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन, बहुत ही जरूरी जानकारी मैंने आपको देनी है। और जो इंफॉर्मेशन क्लास के लास्ट में आपको मिलने वाली है वो इंफॉर्मेशन केवल और केवल आपके लिए है, मेरा उस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो बेनिफिट मिलेगा वो आप ही को मिलेगा, ठीक है। सर नोट्स कहां मिलेंगे बेटा, सारी जानकारी क्लास के लास्ट में आपको मिलेगी। नोट्स कहां पे मिलेंगे, कंटेंट कहां पे, क्या क्या कैसे होगा, टोटल जानकारी क्लास के लास्ट में आपको देने वाला हूं। आ जाओ, तो बेसिक की डुबकियां जो है लगाने की शुरुआत करते हैं बच्चों। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं, वहां पे मैं कुछ बेसिक्स को आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। किधर गया हमारा, मतलब ये रहा। देखो ये आपका एक बेसिक है, इसको समझना बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आगे आपके लिए पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले इनको क्लियर करो। हम कई बार क्या गलती करते हैं, हम सीधा कई बार नाउन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार हम सीधा टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और भी कई तरह की जो चीजें हैं उनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि जो बेसिक चीजें होती है ना, कई बार हम उनको छोड़ देते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर की। अब ये लेटर होंगे आपके ABCD XYZ। अब जब इनको आप अरेंजमेंट नहीं कर रहे हो तो ये लेटर हैं। जैसे ही इन अक्षरों का आपने एक अरेंजमेंट कर दिया तब वो शब्द में बदल जाता है, यानी कि वो एक अक्षर वो जो है आपका एक वर्ड में बदल जाएगा। तो जैसे ही ABCD को हमने कोई भी बेसिकली अरेंजमेंट कर दिया उसका, तो बन जाएगा वर्ड। एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा है, वर्ड हमारा हो चुका है कैट, बुक, गुड, राम, ओनली, बट, बॉय। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, शब्द हैं। अब इन वर्ड्स के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेज आती है फ्रेज। इसके बारे में कई बार बच्चों को नहीं पता होता। अब एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, मैं एक बड़ा आसान सा सेंटेंस यहां पे लिख दूं कि राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। तो बच्चों आपसे जब पूछा जाता है कि राम इज गोइंग में सब्जेक्ट क्या है, तो बच्चे तुरंत बता देते हैं कि सर इस सेंटेंस के अंदर जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर है। अब बच्चों कई बार क्या होता है, मैं इस राम को ही अगर इस तरीके से लिख दूं कि माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड इज गोइंग। अब आप सिंपल सी बात समझो बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था राम इज गोइंग, अभी मैंने लिखा माय फ्रेंड इज गोइंग। तो जब एक शब्द का सब्जेक्ट था तो कोई बात ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसको पहचानने में। लेकिन यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर सेंटेंस का सब्जेक्ट है माय फ्रेंड। बात क्लियर है। सभी बच्चे कहेंगे कि माय फ्रेंड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। चलो जी मान लिया आपकी बात। अब जो ये माय फ्रेंड है बच्चों, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्लियर है बात। ये शायद से आपको पता होगा पहले से ही, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि माय फ्रेंड हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बेटा या तो नाउन होगा या बच्चे प्रोनाउन होगा। लेकिन हम बेटे लेटर के बारे में जानते हैं, लेटर से वर्ड बन जाते हैं, वर्डों से बनती है फ्रेज। और ये फ्रेज है क्या, फ्रेज है क्या, सिर्फ नाम मुश्किल है, चीजें बड़ी आसान है। एक से ज्यादा अक्षरों के जब भी आपको सब्जेक्ट नजर आएंगे, जब भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट एक से ज्यादा अक्षरों का है वो फ्रेज कहलाएगा। अब देखो एक हमारे पास यहां पे शब्द है माय, दूसरा है फ्रेंड। तो ये जो सब्जेक्ट है माय और फ्रेंड दोनों को मिला के बना, तो एक से ज्यादा यानी कि दो शब्दों को हमने इस्तेमाल किया। अब दो शब्दों का इस्तेमाल किया, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो बेटे ये नाउन बनेगा। और अगर ये नाउन है तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। क्या कहेंगे इसको हम फ्रेज कहेंगे। अब साहब फ्रेज क्या होती है, बेसिकली फ्रेज किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। नाउन फ्रेज की अभी बात कर रहा हूं। नाउन फ्रेज या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या नाउन फ्रेज किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। कब इसको हम फ्रेज कहेंगे, जब एक शब्द से ज्यादा शब्दों का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा उसको हम फ्रेज कह देंगे। इतनी सी कहानी है। थोड़ी सी और डेफिनेशन की अगर बात करूं बच्चों, तो फ्रेज का ना तो अपना कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही इसका अपना कोई वर्ब होता है, और ना ही इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग होता है।
यानी कि फ्रेज किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, और फ्रेज किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसको हम नाउन या जिसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं। और जब भी हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का है या हमारा ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का है, उसी को हम नाउन फ्रेज कह देते हैं। और नाउन फ्रेज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। मान लीजिए मैंने कहा माय फ्रेंड, देखिए माय फ्रेंड का एक मीनिंग तो है, बट ये अधूरा है। माय फ्रेंड इज गोइंग, अब इसका मीनिंग पूरा हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा वही हमारा कहलाएगा फ्रेज। बच्चों अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना के जरा बताएंगे, कमेंट बॉक्स में हार्ट शेप बना के एक बार बता दो कि साहब क्लास में बातें समझ में आ रही हैं, बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। और इस बार ऐसे ऐसे तुम्हारे दिमाग के फितूर में दूर करने वाला हूं कि आपने पहले सुने भी नहीं होंगे। एक बात याद रखना, पहले जहां पे जो भी पढ़ लिया उस सारी बातों को भूल जाओ। अभी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बात करनी है। जो भी दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है उसको सबको साफ करके नई चीजों को अच्छी तरीके से डालना है और उसकी शुरुआत करनी है। तो आएंगे सारे बच्चे वापस से लाइन पे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बस यही प्यार मिलता रहना चाहिए, लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए। लाइव का टारगेट मैंने 1000 का आपको दे रखा है। नारायकों, क्लास खत्म होने से पहले 1000 लाइव का टारगेट एटलीस्ट पूरा कर देना, वरना चांटे चांटे पड़ेंगे तुम्हारे पे। खैर चलो वापस से जाओ बेटा। तो फ्रेज की हमने बात करी। अब साहब फ्रेज तो चलो ठीक है, और भी यहां पे एग्जांपल देख लो। माय फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट, मेरे बच्चे देखते ही बता देंगे कि जो माय फ्रेंड है वो इस सेंटेंस में फ्रेज है। और कैसा फ्रेज है, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, फ्रेंड नाउन होता है, तो ये एनपी है। एनपी मतलब नाउन फ्रेज है। वैसे ही बच्चों दूसरे एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो क्या लिखा हुआ है, हिज नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट इज एक्सीलेंट। अब इस सेंटेंस को अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, देखो जब माय फ्रेंड था तो 2 शब्दों का फ्रेज था। इस सेंटेंस की बात करी तो हिज नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, इतना जो पार्ट है ये पूरा पार्ट ही सेंटेंस का बच्चों सब्जेक्ट है। उसके बाद जो हमारे पास ये वर्ब है इज, बेटे इज सेंटेंस में क्या है, वर्ब है। उसके बाद एक्सीलेंट यहां पे क्या है बच्चे, एक्सीलेंट यहां पे एडजेक्टिव है। अब मजे की बात यह है यार, एक अक्षर की वर्ब हो गया, एक अक्षर का एडजेक्टिव हो गया, इतना बड़े सेंटेंस का इतना लंबा जो ये पार्ट है ये तो पूरा सब्जेक्ट है। हिज नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, ये पूरे का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब जब ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है तो इसमें तो बहुत सारे शब्द हो गए। बच्चे कई बार कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहां गलती करते हैं ग्रामर में, हम गलती करते हैं, हम इस तरह के सेंटेंसेस में हिज को सब्जेक्ट मान के बैठ जाते हैं साहब। बोलो हाँ। जितने भी बच्चे एनडीए वाले हैं, जो बच्चे क्लास को पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे बताओ कि इस तरह के लंबे सेंटेंस हम क्या गलती करते हैं, हम गलती करते हैं, हम हिज को सब्जेक्ट मान के बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट है हिज नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, और ये पूरे का पूरा बेटा सब्जेक्ट होगा। अगर ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट होगा तो ये अपने आप में क्या है बच्चे, फ्रेज है। और ये अगर फ्रेज है तो कैसी फ्रेज होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही, तो ये नाउन फ्रेज होगी। क्योंकि बेटा फ्रेज 5 तरह की होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, और आपका नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, और वर्बियल फ्रेज हो गया। 5 तरह की जो है आपकी फ्रेज होती है। चलो जी वापस से आ जाओ। अब हमने फ्रेज के बारे में देखो अभी भी बेसिक चल रहा है, अभी भी ये बहुत बेसिक है। और सुनो मेरी बात, ये जो मैं फ्रेज के बारे में पढ़ाया ना आपको अभी, ये 2% है। अभी आगे फ्रेज को ढंग से खोलेंगे, पूरे फ्रेज से पहले इस शब्द के चिट्ठों को भी खोलेंगे और लेटर के चिट्ठों को भी अभी तो खोलना बाकी है। अभी तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। इस पीपीटी को खत्म करने के बाद इन 5 चीजों को पहले 1 बाय 1 डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे। जब ये डिटेल्ड हमारे पास क्लियर हो जाएगी, जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद उसके अंदर सारी चीजें पहचानना, उसके अंदर एरर फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फ्रेज पढ़ लिया बेटा, अब क्लॉज पे आ जाओ। क्लॉज क्या होता है, देखो फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस ये है कि फ्रेज का अपना ना सब्जेक्ट होता है ना ही इसकी अपनी वर्ब होती है, लेकिन बेटा क्लॉज का अपना सब्जेक्ट भी होता है और अपना इसका वर्ब भी होता है। लेकिन कंप्लीट मीनिंग कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, क्योंकि क्लॉज जब आपकी इंडिपेंडेंट होगी तो कंप्लीट मीनिंग होगा, क्लॉज जब डिपेंडेंट होगी तो कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा आप एग्जांपल समझ लीजिए।
यू कैन पास द एनडीए एग्जाम, आप सभी एनडीए एग्जाम पास कर सकते हैं। सो यू कैन पास द एनडीए एग्जाम, ये पूरी जो कहानी है बेटा ये क्लोज है सेंटेंस के अंदर। फिर इस सेंटेंस में इफ एक कंजक्शन आ गया, आप सभी को पता है, और उसके बाद यू स्टडी प्रॉपरली, ये आपका दूसरा एक क्लोज है। तो इस सेंटेंस में दो क्लोज हैं, एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, एक प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है। इस कहानी को अभी थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझ लो कि क्लोज क्या होती है। तो क्लोज होती है बेटा वो जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, मीनिंग भी होता है, और कंजक्शन से जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, इसको आसान भाषा में समझेंगे, जब कंजक्शन से हम किन्हीं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और एक हमारा प्रिंसिपल क्लोज होता है। ये उसी का एक पार्ट है, बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में भी आगे बढ़ते हैं। फिर बात करेंगे सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है जी? सेंटेंस वो है जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और उसका अपना मीनिंग भी है, कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है, वो आपका सेंटेंस है। एग्जांपल देख लो, द वाइस मैन रिटर्न होम आफ्टर द सनसेट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है, तो ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया। तो जिन जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता था कि फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग क्या है, ये क्लास स्पेशली बच्चों आप ही के लिए आज ये होने वाली है। अब इसको आगे जरा डिटेल में पढ़ते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो लेटर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये तो ज्यादा ही आसान हो गया। अरे नालायको, यहां से भी एग्जाम में एरर बनी है, लेटर से भी क्वेश्चन आया है। कैसे क्वेश्चन आया है चलो देखते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे आया है जरा देखते हैं। तो अभी तक हमने जो ओवरव्यू किया था, अब उस ओवरव्यू को वन बाय वन बेटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके सामने चीजों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता हूं, बस थोड़ा सा कैसे ना पेशेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना, पेशेंस का होना आपके पास जो है बहुत जरूरी है। और इस समय इंसान के पास बस एक ही चीज नहीं है, उसका नाम है पेशेंस। किसी को भी इंतजार नहीं करना, किसी को भी वेट नहीं करना, बस सबको सब कुछ बहुत जल्दी में चाहिए। चलिए जी, तो बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हाँ और ना में जवाब देंगे। अभी तक हमने लेटर्स पढ़े, वर्ड पढ़ा, फ्रेज पढ़ा, क्लोज पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेटर की। बेटा लेटर क्या है? लेटर किसी भी भाषा के अक्षर होते हैं, ये बात आप सभी जानते हो। अंग्रेजी भाषा अगर आप पढ़ रहे हो तो 26 लेटर आप पढ़ोगे, हिंदी भाषा अगर आप पढ़ रहे हो तो 52 लेटर पढ़ोगे। उर्दू का तो मेरे को पता नहीं कितने लेटर होते हैं, मुझे पूछना पड़ेगा अपनी वाइफ से, उनको आती है उर्दू, है ना। तो जिस भी लैंग्वेज को आप पढ़ना चाहते हो उसी लैंग्वेज में लेटर होंगे। अब साहब ठीक है, अब मजे की बात बच्चों क्या है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मान लीजिए टोटल के टोटल जो 26 ये लेटर हैं, इन 26 लेटर को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। यस और नो? अल्फाबेट बोलते हैं कि नहीं? यस और नो? यस बिल्कुल बोलते हैं। सर मैं एक बच्ची कहती है कि 2024 में मेरा नाम पक्का आएगा क्योंकि मैंने AIR 1 निकाल देना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, थोड़ी सी माफी इस बात की जरूर लेना चाहूंगा कि मैं कमेंट्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूं। देखो बेटा क्या होता है, जब कमेंट इंसान पढ़ता है ना तो फिर जो टॉपिक है, जो फंडा है, वहां से दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। और मैं बिल्कुल भी आपको आपका या अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ये आपको पहले से पता है। पिछले 2 साल के मेरे पढ़ाने का स्टाइल आप जानते हो। मैं अगर 1 घंटा पढ़ाता हूं तो उस 1 घंटे में भरमार कंटेंट देने की आपको कोशिश करता हूं। मेरा वो काम नहीं कि मैं आऊं, शेर और शायरियां सुनाऊं, रोना पीटना करूं, इधर उधर की बातें करूं और उसके बाद जो है चले जाऊं। वो अपने बस की बात नहीं है। अपना काम है सिर्फ पढ़ाना, जो मैं पढ़ा रहा हूं, और कमेंट पढ़ूंगा। अभी कमेंट वाला कुछ काम नहीं है। जब क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो डेफिनेटली हर बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा और उस कमेंट के हिसाब से आंसर भी देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं जिनका कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं यार गुस्सा मत करना। एयरफोर्स का भी सिलेबस है। अरे बेटा अभी थोड़ी देर पहले वही बात क्लियर करी थी मैंने, शायद से आप लेट आए होंगे। आ जाओ, अगर तुम एयरफोर्स वाले हो तो तुम्हारे मतलब की बात चाहिए। बच्चे ABCD सारे के सारे जो 26 आपके जो लेटर्स हैं, सारे के सारे क्या बनेंगे? अल्फाबेट बनेंगे। अब देखो यहीं से क्या एरर आया था एग्जाम के अंदर, एयरफोर्स एग्जाम में एरर आया था कि ही लर्नड द अल्फाबेट of English at the age of 6.
ही लर्न, सॉरी, ही लर्न द, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, एग्जाम में क्वेश्चन था ही लर्न द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। अब बताओ बच्चे इस क्वेश्चन में एरर कहां है? देखो अब मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा, अब मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करूंगा। बताओ जल्दी से, आंसर देंगे सारे बच्चे। अब बताओ बेटा, क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ही लर्न द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6, तो इसमें कहां पर एरर था? बिल्कुल सही, इसमें एरर था अल्फाबेट में, क्योंकि अल्फाबेट में यहां पे एग्जामिनर ने एस का यूज कर दिया था, जो कि यूज करना गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये जो सारे के सारे लेटर है ना, इन्हीं लेटर को, किसी भी भाषा के लेटर को हम बोलते हैं अल्फाबेट, तो ये अपने आप में प्लूरल है, अल्फाबेट जो है अपने आप में प्लूरल है, तो इसमें एस लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं है, इसमें एस लगा के इसको प्लूरल बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं भाई। 26 अक्षरों को मिला के, क्योंकि हिंदी में हम अल्फाबेट को बोलते हैं वर्णमाला, तो ये जो हमारे अक्षर हैं इन अक्षरों को मिला के ही हमारा क्या बना? इन अक्षरों को मिला के ही हमारा बना अल्फाबेट। तो इस अल्फाबेट में एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में प्लूरल है। ये एरर आपकी आई थी एयरफोर्स के एग्जाम में। चलिए, लेकिन आप लोग समझदार हैं, इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि जो लेटर्स हैं वो हमारे एक्स वाई जेड है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को मैं खोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है? थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपके दिमाग को ओपन करने की, देखता हूं मैं कर पाता हूं कि नहीं। इस बार थोड़ा सा पीपीटी का तरीका भी मैंने चेंज किया है, अगर अच्छा लगे तो भाई जरूर कमेंट बॉक्स में बताना बाद में, ठीक है जी? अब आ जाओ यहां पे, अब हम यहां पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहां गया? तो बेटा लेटर क्लियर हो गया, अभी जो है वर्ड के बारे में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब बच्चे कई बार क्या कंफ्यूजन करते हैं, देखो अब लेटर्स को मिलाओगे तभी तो वर्ड बनेगा। मोहित हमारा शब्द बन गया, ही हमारा शब्द बन गया, गुड हमारा शब्द बन गया, लुक हमारा एक शब्द बन गया, वैसे ही ओनली हमारा एक शब्द बन गया, ऑन, बाय, बट, एंड, वाओ, ये सारे के सारे शब्द बने। अब देखो मैं चीजों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, इधर गेट बंद कर देना सामने से। अब जरा मैं चीजों को जोड़ने की कोशिश करता हूं बच्चों, बेसिक की बात करते हैं। लेटर, लेटर से बना वर्ड। अब सुनेंगे भाई, जब जो लेटर्स थे, लेटर के अरेंजमेंट से हमारा वर्ड बना मोहित। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ इस मोहित का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका अपने आप में कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होगा। अब अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, अगर मैं इस मोहित के पार्ट्स ऑफ स्पीच को नाउन कह दूं तो गलत तो नहीं है। मोहित अपने आप में क्या है? नाउन है। वैसे ही का अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, अगर मैं इसको प्रोनाउन कह दूं तो कहना गलत तो नहीं होगा भाई। गुड, अगर गुड को प्यारे बच्चों मैं एडजेक्टिव कह दूं, वैसे ही हमारा लुक है, ठीक है जी, तो लुक को अगर मैं वर्ब कहूं तो गलत तो नहीं होगा। वैसे ही बच्चों अगर मैं ओनली की बात करूं तो ओनली आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब देखो लेटर से वर्ड और वर्डों से बाकी चीजें कैसे बनती है वो सारी आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। एट, ऑन, बाय हमारा क्या है? एट, बाय, ऑन प्रेपोजिशन हो गया। बट और एंड हमारा क्या है बेटा? कंजक्शन है भाई, सेंटेंस में कंजक्शन का काम करता है। वाव, और वाव के आगे निशान लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा बेटा? इंटरजेक्शन। अब इंग्लिश ग्रामर में आप लोग क्या करते हो? इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आए कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, बने कहां से हैं ये? भाई सबसे पहले लेटर आया, लेटर से शब्द बना और शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। यस और नो? शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। और जब शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बना बच्चों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे सामने आया मोहित, ही, गुड, लुक, इस तरह के शब्द। अब इन्हीं शब्दों को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा। हालांकि कहने को तो नाउन, ये मोहित यहाँ पे छोटी सी बात है, लेकिन अपने आप में पूरा चैप्टर है, कम से कम 4 से 5 दिन इसको पढ़ने में लगेंगे। उसके बाद प्रोनाउन है, उसके बाद जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने में लगभग 5 से 10 दिन का समय जो है हमें लगेगा। तो जरा ये बता दो
कि बेसिक से शुरू होके चीजें एडवांस की तरफ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। मैं थोड़ी देर जरा कमेंट भी पढ़ लेता हूं। सर आप बस पैसे कमाते हो, बेटा हर किसी का काम है पैसे कमाने का, मैं भी कमाता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर आप लोग बिना पैसे कमाए कुछ कर सकते तो अच्छी बात है ना। और बड़ा कहना आसान होता है कमेंट बॉक्स के अंदर आके कि आप पैसे कमाते हो। मेरे भाई, जिस स्क्रीन बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो ना, इसको खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और जिस कैमरे के अंदर मैं इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ना, इसको खरीदने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है ना, इसको खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सो मनी इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ एंड एवरीबॉडी वांट्स टू हैव इट। और इसमें कोई अगर कोशिश करता है तो गलत नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का गोबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आ जाओ वापस से, तुम्हारे लिए काफी था इतना। चलिए जी आगे आ जाओ। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों वर्ड्स बेसिक हो गया, अब थोड़ा सा फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेज को और अच्छे तरीके थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये फ्रेज जैसी कहानी पहली बार सुन रहे हैं, क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। तो फ्रेज की कहानी को थोड़ा सा क्लियर करने की मैं और कोशिश करता हूं आपके सामने। उसके बाद फिर हम क्लोज पढ़ेंगे फ्रेज के बाद, और क्लोज के बाद सेंटेंस पढ़ेंगे, और सेंटेंस पढ़ने के बाद फिर जो है हम अपने बेसिक टॉपिक्स को जो है बेटा वो शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ फ्रेज आपके सामने आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लिया जाएगा। ओहो, मैं ये गलती कर रहा हूं, बार बार समझ गया। अब मैं अभी थोड़ा सा आज बेटा नया है मेरे लिए बोर्ड चलाना, सो थोड़ी सी शायद से दिक्कत आएगी। यही था ना छोटू, बताया कर यार, तेरे होते हुए ऐसी दिक्कतें कैसी आ रही है बताओ हैं। आप तो भी पता कि चल गया, वहां पे गड़बड़ हो रही थी, मैं नीचे क्लिक कर देता था बार बार। चलो, हर बार बच्चों आपको दिक्कत होती थी मार्कर में, सर मार्कर का कलर चेंज कर दो, सर मार्कर का साइज बड़ा कर दो। लो जी, इस बार मार्कर का साइज भी बड़ा होगा, इस बार मार्कर का कलर भी चेंज होगा, और याद रहे इन सब चीजों में पैसे लगते हैं। ये देखो, ये सारे कलर इस बार हो सकते हैं, मार्कर जितना मर्जी बड़ा छोटा इस बार जो है हो सकता है, तो इस बार व्यवस्था एकदम बढ़िया है। चलिए जी, तो बच्चों अब देखो, लेटर को हम पढ़ चुके, वर्ड को हम पढ़ चुके, फ्रेज को जरा खोलते हैं, क्या लिखा है। अच्छा हाँ, एक और चीज, बाइलैंग्वेज मांग रहे थे सारे बच्चे, साहब इस बार बाइलैंग्वेज कर देना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बाइलैंग्वेज चीजें आपके लिए लेके आया हूं। फ्रेज एक शब्दों का ग्रुप या समूह होता है। भाई फ्रेज जो है शब्दों का क्या है, ग्रुप है या फिर एक समूह है, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जिसका अपना खुद का, फ्रेज का अपना खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, और ना ही इसकी कोई फाइनाइट वर्ब होती है, यानी कि इसकी अपनी ना ही कोई फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और ना ही इस फ्रेज का अपना कोई कंप्लीट मीनिंग होता है। इस फ्रेज का अपना कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होता है। अब चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे बेटा। एग्जांपल आपके सामने है, माय फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट में, जल्दी से बता दो फ्रेज क्या है। एंड रोहित इज माय फ्रेंड में, जल्दी से बता दो बेटा फ्रेज क्या है, क्विकली। सर क्या सारी क्लासेस सीडीएस के लिए रहेंगी? तनु पांडे, बेटा सारी क्लासेस का तो नहीं पता, लेकिन हाँ इंग्लिश और जीएस डेफिनेटली आपकी सीडीएस के लिए रहेगी, बाकियों की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ जीएस और इंग्लिश आपका डेफिनेटली सीडीएस के लिए रहेगा। ठीक है जी, आ जाओ वापस से। माय फ्रेंड, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब कमेंट करो आप लोग, काम के कमेंट करोगे डेफिनेटली पढ़ूंगा। तो सभी बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है माय फ्रेंड, बस यही तो मैं सिखाना चाह रहा था, यही मैं सिखाना और समझाना चाह रहा था कि माय फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो माय फ्रेंड है, और ये अपने आप में क्या है बच्चे, फ्रेज है। और जब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, फ्रेंड हमारा नाउन है, तो ये क्या है, एनपी, यानी कि ये नाउन फ्रेज है। ये अपने आप में क्या है बच्चों, ये एक नाउन फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस भी हमारा सेम है, इसके अंदर भी माय फ्रेंड हमारा जो है क्या है, नाउन फ्रेज है। लेकिन याद रहे इस सेंटेंस में जो माय फ्रेंड है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये नाउन फ्रेज तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ही जगह पे बेटा क्या है, ये नाउन फ्रेज है। यानी कि नाउन फ्रेज को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एनपी। चलो थोड़ा सा और आगे इसको पढ़ते हैं, कुछ थोड़े से हैवी क्वेश्चंस जो है इसके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद आगे हम अपने इसकी कैटेगरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है यार ये पीपीटी चेंज करने का काम ना। चलो, तो बेसिक था। अब बेसिक के बाद में इन सारी चीजों को जरा समझ लो बच्चे। जो आपकी फ्रेज है, यानी कि जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, या फिर जो आपका ये सारी चीजें हैं। अब जो फ्रेज है केवल बेटा, फ्रेज जनरली 5 तरह की होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक नाउन फ्रेज है, जिसके बारे में आपको बता रहा था। एक हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक हमारा वर्बल फ्रेज है, एक हमारा एडवर्बल फ्रेज है, और फ्रेजल वर्ब है। देखो
लेटर पढ़ लिया, वर्ड पढ़ लिया, फ्रेज के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेज क्या होती है, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब इससे आगे का बेसिक आइडिया आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो फ्रेज जो है हमारी बच्चे 5 तरह की होती है। कौन कौन सी है इसके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, नाउन फ्रेज के बारे में। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नाउन, फिर वही गलती, तब तक तुम लोग जो है लाइक करते रहो भी सेशन को। कम से कम 2000 लाइक जो है क्लास खत्म होने से पहले पहले हो जाने चाहिए। क्लियर है? चलो आ जाओ। तो बेटा नाउन फ्रेज क्या है कि नाउन फ्रेज हमेशा किसी इतनी बार पीपीटी पढ़ी फिर भी गलती होगी। नाउन फ्रेज हमेशा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा यहाँ पे। नाउन फ्रेज हमेशा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक शब्द से ज्यादा का हो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। एग्जांपल समझा चुका हूं। राम इज माय फ्रेंड में माय फ्रेंड हमारा नाउन फ्रेज है। माय फ्रेंड इज राम में माय फ्रेंड हमारा नाउन फ्रेज है। हिज आइडिया इज गुड, हिज आइडिया इज गुड में हिज आइडिया हमारा जो है वो एक नाउन फ्रेज है। लेकिन अब आगे बात करते हैं थोड़े से बड़े सेंटेंस की। हिज नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट इज एक्सीलेंट, इसको तो आप पढ़ चुके हो। हिज नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, इसको आप पढ़ चुके हो। तो हम जनरली क्या गलती करते हैं बेटा, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट आपको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहा हूं, जो बॉक्स के अंदर का पूरा पार्ट है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यही हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। गलती बच्चों आप लोग क्या करते हो, आप इस तरह के सेंटेंसेस में हिज को सब्जेक्ट मान लेते हो। और कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बड़ी चालाकी दिखाता है, यहाँ पे ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जो दिखने में आपको प्लूरल लगेगा और उसी के हिसाब से फिर आप आगे वर्ब को चेंज करने की कोशिश करते हो, जो गलती आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, आई अप्रिशिएट हिज डीप नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। आई अप्रिशिएट हिज डीप नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में बच्चों देखो, आई हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अप्रिशिएट हमारे पास यहाँ पे वर्ब हो गया, उसके बाद में हिज डीप नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये पूरे का पूरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरे का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद रहे ये जो ऑब्जेक्ट है यही हमारा क्या है बेटा, नाउन फ्रेज है। जो फ्रेज हमारी 5 तरह की थी, अभी हम उस नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे नोट्स, और हाँ एक और चीज बच्चों, इस बार जो नोट्स आपको मिलेंगे जरा ध्यान रखना, जो चीजें मैं आपके पे लिख रहा हूं ना, और लिख के जो मैं ये आपको डिटेल्स दे रहा हूं, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको बेटा एज इट इज मिल जाएगी। आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेपर पेन को साइड में रख दो, सिर्फ मेरी बातों को सुनो और सुन के समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जरा, और उस क्वेश्चन से जरा कुछ एक बेसिक सी बातें आप मेरे को बताने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे जरा उस बेसिक सी बातों को बताने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सी बात बेटा लिखता हूं आपके सामने। चलो जी, एक एग्जाम्पल है, ही इज अ टीचर। जरा मुझे ये बताओ इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। ही इज अ टीचर, कमेंट लिखेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे कमेंट लिखेंगे, सर सीडीएस ओटीए की तैयारी वहां से कर सकते हैं क्या, मतलब इसे यहां बिल्कुल बेटा देखो, इंग्लिश तो डेफिनेटली इंग्लिश के लिए आप सीडीएस ओटीए और किसी भी एग्जाम के लिए जो है आप कर सकते हो। पहले मुझे इस क्वेश्चन में बताओ बच्चे कि ही इज अ टीचर में टीचर ऑब्जेक्ट, सॉरी ही इज गलत बोल दिया मैंने। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, बस मुझे यहां पे इतना जानना है, इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बड़े ही जबरदस्त आंसर मिल रहे हैं मुझे आप सभी के, क्या कहने आपके, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है नो ऑब्जेक्ट, चलो मानते हैं आपकी बात भी, शाबाश। तो सभी कमेंट आप पढ़ सकते हो, आप लोग भी देख सकते हो एक दूसरे कमेंट। सारे बच्चे लगातार एक ही चीज लिख रहे हैं साहब कि यहाँ पे जो टीचर है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो टीचर नहीं है। टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बेसिकली ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब बच्चे कहेंगे साहब ये तो नई बात आप बता रहे हो, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है? यही तो दिक्कत है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सेंटेंस के लास्ट वाले हिस्से को ऑब्जेक्ट कह दो, बात खत्म कर दो। इन्हीं गलतियों की वजह से ही हमारे क्वेश्चन जो हैं सही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सेंटेंस में एग्जांपल लिखूं, राम लव्स सीता, अब इसमें ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? राम लव सीता में इस सेंटेंस में बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? आप बच्चे कर रहे हैं ऐसे कर बना रहे हैं स्माइली, यही तो होगा, यही होगा। एक बच्चा कमेंट लिख रहा है, पेट्रोल पंप वाले पीजी में खाना भेज दो, 1 घंटा लेट हो गया। अबे भगवान मेरे, मैं तेरे लिए खाना लेके आऊंगा यहां से। चलो जी चलो, बच्चे लिख रहे हैं सीता, एक कह रहा लफ्ज, अरे मारूंगा चाटे तुम्हें। बस यही तो बेसिक्स तुम्हारे गड़बड़ आ रहे हुए हैं बेटा, यही बेसिक्स मुझे पहले तुम्हारे सुधारने पड़ेंगे, पता है? तुम्हारे इन बेसिक्स को सुधारूंगा तभी बात बनेगी। तो राम लव सीता में डेफिनेटली सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बच्चों सीता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है टीचर नहीं है। क्यों नहीं है? चलो इस बात को समझ लेते हैं। अरे ही इज अ टीचर, ये जो क्या कहा मैंने, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है बेटा? सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही। अरे ही क्या है? कहीं ना कहीं ये ही के बारे में बता रहा है ना, जो टीचर है वो क्या कर रहा है? ही के बारे में बता रहा है। अरे बचपन से हमने सुना था सब्जेक्ट के एक्शन को जो रिसीव करता है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे सब्जेक्ट है राम, इसने एक्शन किया लव का, प्यार करने का, उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? इमेजिनेशन कर लो, आप और आपके सामने जो भी है XYZ है ना, आप उसे प्यार कर रहे हो, वो आपके प्यार को रिसीव कर रहा है। तो जो रिसीवर होता है बेसिकली बेटा, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे राम के प्यार को रिसीव करने के लिए सीता माता जी है, ठीक है जी। तो राम लव सीता में सीता ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या यहाँ पे जो टीचर है वो ही को रिसीव कर रहा है, ही के एक्शन को रिसीव कर रहा है? नहीं ना, ही इज अ टीचर। ये तो ही के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट को पूरा किया है, सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है कि वो ही है क्या एक्चुअली। तो ही एक टीचर है, तो वो उसका क्या है हमारा बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जिस तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उस तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। चलो ये बेसिक बातें हैं, करूंगा तुम्हारा बेसिक भी क्लियर। तुम्हारे बेसिक कचरे भी जो है बेटा इस बार क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जो है एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो तुम फिर परेशान करोगे। और जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना, जैसे ही आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन आता है बस आप परेशान हो जाते हो, कहते हो मारे गए। कॉम्प्रीहेंशन के नाम से ही तो फिर आपको जो है डर लगने लग जाता है। तो नाउन फ्रेज की बात चल रही थी, अब नाउन फ्रेज के बारे के बाद अब हम पढ़ेंगे बेटा एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज बहुत आसान चीज है, कहीं ना कहीं एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। और आप लोगों का एक डाउट है, पिछली बार जब मैंने ऑफलाइन बैच को पढ़ाया था तो इस डाउट को लेके बड़ी देर जो है माथापच्ची हुई थी बच्चों के साथ, बड़ी देर बहस हुई, तब जाके बच्चों का पॉइंट बड़ी मुश्किल से मैं क्लियर कर पाया। इस बार उसका तरीका मैंने बड़े आसानी से क्लियर कर बेटा। तो एडजेक्टिव फ्रेज, एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर एग्जांपल आपके सामने लिखूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो बेटे इस सेंटेंस में गुड हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा क्या है? एक ही शब्द का है। और जैसे कि मैंने बताया था फ्रेज का मतलब ही क्या है? फ्रेज का मतलब होता है एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनाए हुए बनी हुई उसको स्टेटमेंट को हम फ्रेज कहते हैं। अब जब ये सिंगल शब्द का है फिर तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर एडजेक्टिव भी एक से ज्यादा शब्दों का हो जाए तब उसको हम कह देंगे क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। तो फटाफट से एग्जाम्पल देखो, ही गेव मी अ 500 रुपीज नोट। अब इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? देखो हमने देखा सबसे पहले सेंटेंस में ही गेव मी, ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, आ हमारे पास आर्टिकल आ गया, डिटर्मिनर आ गया। अब ए है तो उसके बाद में आपका नाउन आएगा ही आएगा। इस सेंटेंस में नॉट हमारे पास क्या है? नॉट हमारे पास नाउन है, ठीक है जी। अब इस ये नोट कैसा है? ये नोट 500 रुपए का है। तो ये कहानी को कौन बता रहा है यहाँ पे? इस कहानी को यहाँ पे बता रहा है बेटा 500 रुपीज। जो 500 रुपीज है वो क्या है? यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो अब देखो एक से ज्यादा शब्द है, 500 रुपीज, तो क्या बना? एडजेक्टिव फ्रेज बना। क्या बना बेटे? एडजेक्टिव फ्रेज बना। चलो अब 500 रुपीज तो एडजेक्टिव फ्रेज है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या गलत है। तो बेसिक वाले बेसिक करते जाएंगे, लेकिन जो एडवांस वाले उनको एडवांस भी हैंड टू हैंड देके जा रहा हूं मैं। तो जल्दी से बता दो, ही गेव मी अ 500 रुपीज नोट में क्या
ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली सही है या गलत है। सर क्या सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा? बिल्कुल रहेगा बेटा, अलग से मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको सीडीएस के लिए, अलग से मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको सीडीएस के लिए। जल्दी से कमेंट करेंगे सारे बच्चे, क्विकली कमेंट करो सारे बच्चे। बेटा क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? बच्चे लिख रहे हैं गलत है। चलो शुक्र है, कम से कम कुछ तो आप चीजों को समझ पा रहे हो। क्या गलत है इस सेंटेंस के अंदर, जरा बताओ क्या गलत है इस सेंटेंस के अंदर, जल्दी से बताओ बेटा, क्या है गलत इस सेंटेंस के अंदर, यही बता देंगे भाई। अगर सेंटेंस गलत है तो इस सेंटेंस, हाँ अब बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया कि सर ये रुपीज नहीं होगा, ये रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा। अब यहां पे रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा, ये बात आपकी मैंने मान ली, लेकिन ऐसा क्यों होगा जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। ही गेव मी अ 500 रुपी नोट। देखो बच्चों इस सेंटेंस में हमारे पास आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर आ गया ए, और याद रहे जब भी ये आर्टिकल या डिटर्मिनर आएगा इसके बाद कंपलसरी है नाउन का होना। तो इसके बाद हमारे पास नाउन क्या है? नॉट है। नॉट क्या है बेटा? नाउन है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एडजेक्टिव है। और बेटा हमने प्लूरल होने की आजादी एडजेक्टिव को नहीं दी है, हमने प्लूरल होने की आजादी एडजेक्टिव को नहीं दी है। प्लूरल होने की आजादी मिली है केवल और केवल नॉट को। किसको? केवल और केवल नॉट को। नॉट क्योंकि नाउन है। अब लेकिन यहां पे आर्टिकल ए आ गया। आर्टिकल ए के बाद याद रखना जब जब आर्टिकल ए आएगा उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या है? उसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। और एडजेक्टिव बीच में हमारा 500 रुपीज है तो रुपीज प्लूरल नहीं होगा, रुपीज में से एस हम हटाएंगे। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं और अगले एग्जाम्पल देख के फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये लो जी, एक और एग्जांपल आपके सामने है, उसी से मिलता जुलता है। तो जल्दी से बताओ बच्चे कि ही गेव मी 500 रुपीज एंड ही गेव मी 2 500 रुपीज नोट्स। क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ ऊपर नीचे बात है? जरा कहानी को समझ के जल्दी से मेरे को बताओ, क्विकली बताएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर। हाँ बेटा सही बात है, वहां पे तो रुपीज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हिमांशु कमेंट्स पर ध्यान मत दो, बिल्कुल सही बात है बेटा, कमेंट्स पर ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। फिलहाल कमेंट्स पे ध्यान मैं भी नहीं दे रहा हूं, जब कमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं ध्यान दूंगा और आप भी ध्यान देना, और दोनों लोग मिलकर ध्यान देंगे। ठीक है, और इस क्लास के लास्ट में एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देके जाऊंगा। ठीक है, तो उसका इंतजार जरूर करेंगे। कुछ चलो मिले जुले कमेंट्स आ रहे हैं, मिला जुला आपका जो है रिस्पॉन्स है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो कि ही गेव मी 500 रुपीज, ही गेव मी 500 रुपीज। तो देखो अब यहां पे क्या है, पिछले वाले सेंटेंस में हमने रुपीज को गलत ठहराया था, लेकिन इस सेंटेंस में रुपीज हमारा बच्चों सही है। रुपीज सही क्यों है? क्योंकि यहां पे रुपीज जो है अब नाउन का काम कर रहा है। ठीक है जी, और उसके पहले जो 500 है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर है? अब अगले सेंटेंस में जाओ, ही गेव मी 2 500 रुपीज नोट्स। अब उसने जो है मुझे क्या है, 2 नोट दिए हैं, किसके? 500 रुपीज के। अब हमारे पास यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसमें नोट्स तो हमारा प्लूरल है, बिल्कुल सही बात है, नोट्स प्लूरल हो सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो अगर एक नोट होता, अगर मान लो ये सेंटेंस होता ही गेव मी अ 500 रुपीज नोट्स, तब तो गलत हो जाता, फिर तो यहां से एस हटाते। लेकिन जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नोट्स तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा बच्चे एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को आपको क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव को तो सिंगुलर फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। तो रुपीज नहीं होगा, इस रुपीज का एस यहां से हटा देंगे। ठीक है जी, इस रुपीज का एस यहां से हटा देंगे और 2 500 रुपीज ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बेटा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चे? ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। और यहां पे एडजेक्टिव फ्रेज क्या था? यहां पे एडजेक्टिव फ्रेज था 500 और यहां पे 2 500 रुपीज। क्लियर है बात? चलो बढ़ो आगे। बेसिक्स को पहले क्लियर कर लो, उसके बाद कल से जो है आपका एडवांस, मतलब एडवांस तो नहीं कहेंगे, वही बेसिक टू एडवांस की कहानी है, उसको अपन जो है कल से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे बेटा वर्बियल फ्रेज के बारे में। एडजेक्टिव फ्रेज देख लिया। देखो फ्रेज अब एक बार अगर आपने समझ लिया ना कि एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने हुए स्टेटमेंट को हम फ्रेज कहते हैं। अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करे गए हैं तो नाउन फ्रेज कहलाएंगे। जब वो एडजेक्टिव की जगह पे 2-3 शब्द आ गए तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। जब वर्ब की जगह पे 2-3 शब्द आ गए तो वर्बियल फ्रेज कहलाएंगे। और बेटा जब वो आपका एडवर्ब की जगह पे इस्तेमाल हो गए तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएंगे। और प्रेपोजिशन और वो जब की जगह पे हो गए तो उसका फ्रेज कहलाएगा। यानी कि एक से ज्यादा शब्दों के ग्रुप को हम फ्रेज कहेंगे। अब आ जाओ,
हमने नाउन फ्रेज पढ़ लिया, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ लिया, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्बल फ्रेज की। सो वर्बल फ्रेज क्या है बेटा, यानी कि जो वर्ब है। अब देखो पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ही प्लेज क्रिकेट में प्लेज हमारा क्या है बच्चे, प्लेज हमारा वर्ब है। अगला क्वेश्चन है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। देखो यहाँ पे प्लेज वर्ब था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, तो यहाँ पे तो एक ही शब्द था, तो इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ही हैज प्लेड क्रिकेट में हैज प्लेड हमारा क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड मेन वर्ब है, टोटल वर्ब बना वर्ब, तो ये हमारा हो गया बेटा वर्बल फ्रेज। तो वीपी मैंने इसको नाम दे दिया, हैज प्लेड क्या है, वर्बल फ्रेज है। तो अभी दो शब्दों का है, ठीक है, एक से ज्यादा शब्द फ्रेज बन जाएंगे। अगला सेंटेंस देखो, अगले सेंटेंस की तो वर्ब जो है बेटा वो 3 शब्दों की हो गई, यहाँ तो एक ही था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गए। ही विल हैव प्लेड, तो यहाँ पे ही विल हैव प्लेड ये फिर से हमारा पूरा वर्ब पार्ट है, और इसको हम क्या कह देंगे, इसको बेटा हम वर्ब फ्रेज कह देंगे। क्या कहेंगे बच्चे, वर्ब फ्रेज कहेंगे। उसके बाद में हमारे पास है, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें अब देखो ये पूरा जो है आपका वर्ब है, और एक नहीं 4 शब्द इसमें आ गए, तो ये विल हैव बीन प्लेइंग ये पूरे का पूरा आपका वर्ब होगा। और जब एक से ज्यादा शब्द हैं तो ये हमारा हो गया वर्बल फ्रेज। यानी कि जब वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में एक शब्द की हो तो वर्ब हो गई, एक से ज्यादा शब्द उसके साथ अगर जुड़े हैं तो उसको हम वर्बल फ्रेज कह देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों कि ये फ्रेज नाम का जो शब्द है ये आपके दिमाग में बैठा कि नहीं, ये फ्रेज क्या होती है, ये क्लियर हुआ या नहीं। यस लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी यस और नो में आंसर देंगे। सर अब की बार स्पॉटिंग एरर्स नहीं करो, अरे बिल्कुल कराएंगे, पहले ही दिन स्पॉटिंग एरर ले लोगे यार, पहले ही दिन स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन लाके रख दूं क्या बेटा। अभी आप एक तरफ कहते हो सर बेसिक से कराओ, एक तरफ कहते हो स्पॉटिंग एरर्स कराओ, अरे क्या चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो हैं बेटा। अभी इस बार हमारे पास एडवांटेज क्या है, वी आर इन अक्टूबर, अक्टूबर के बाद हमारे पास कई सारे महीने हैं, ठीक है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। एनडीए के एग्जाम की बात करूं अप्रैल में जाके बैठेगा, 6 महीने का समय है। और एक और बात, जो बैच मैंने आज स्टार्ट किया है इस बैच का सिलेबस 15 जैन तक कंप्लीट होगा, ये मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर देता हूं। इस बैच का सिलेबस 15 जैन तक कंप्लीट हो जाएगा, 15 जनवरी तक इस बैच का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा जवानों। और 15 जैन के बाद हम केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे। जो एयरफोर्स वाले, अच्छा प्रैक्टिस तो साथ साथ में चलेगी, मैंने क्यों 15 जनवरी कहा है, क्योंकि एयरफोर्स वाले बच्चों को भी दिमाग में रखना है, सीडीएस वालों को भी दिमाग में रखना है और एनडीए वालों को तो रखना ही रखना है। तो इसलिए 15 जैन से जो है आप 15 जैन तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो वर्ब वाली बात जो है बच्चों के दिमाग में आ गई है, सारे बच्चों ने यस लिखना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, शाबाश। चलो जी आगे आ जाओ। तो वर्बल फ्रेज पढ़ा, अब वर्बल फ्रेज के बाद में इसी का जो है अगला पार्ट जरा देख लेते हैं फटाक से, है ना। फ्रेज खत्म कर लेते हैं आज कम से कम, ताकि कल हम जो है अच्छे से फिर क्लोज को पढ़ सकें। वर्बल फ्रेज के बाद बच्चे हमारे पास आता है एडवर्बल फ्रेज। थोड़ा सा स्पीड से निकालने की कोशिश करता हूं क्योंकि अब आप बेसिक्स जो है आपका क्लियर हो चुका है, इतना तो मेरे को लग गया आपको देख के, ठीक है। सो एडवर्बल फ्रेज क्या होगी भाई, ही मेट मी यस्टरडे, तो यस्टरडे सेंटेंस में किसका काम कर रहा है बच्चे, एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब होता क्या है बच्चा, एडवर्ब हमेशा एक्शन के होने के टाइम को बताता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही मिला है किससे, मुझसे मिला है, सो ही मेट मी। अब उसका मेरे से मिलने का टाइम क्या है भाई, मिलने का टाइम यस्टरडे है, तो यस्टरडे हमारा जो है किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। अब अगला एग्जांपल देखो, ही मेट मी लास्ट वीक, तो बच्चे देखो यहां पे ही मेट मी यस्टरडे एक शब्द था एडवर्ब के लिए, तो एडवर्ब कह दिया, और जब एडवर्ब के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल कर दिया लास्ट वीक, तो ये हमारा बन गया एडवर्बियल फ्रेज। तो फ्रेज 5 तरह की है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और आपकी वर्बल फ्रेज, और एक आपकी लास्ट बची बेटा, लास्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आप सभी को पता ही है पहले से, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या है बच्चा, लुक हमारी वर्ब है और आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन है। और जब वर्ब और प्रेपोजिशन को जब हम इकट्ठा यूज करते हैं और वर्ब की तरह पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब और प्रेपोजिशन को इकट्ठा करके वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं बेटा फ्रेजल वर्ब। जैसे हमारा बेटा लुक का मतलब तो होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लेकिन जैसे इनको इकट्ठा यूज करा, लुक आफ्टर लिख दिया, लुक आफ्टर का मतलब हो जाता है किसी की देखभाल करना।
किसी की देखभाल करना। तो ये आपका जो है बेटा हो जाएगा क्या, फ्रेजल वर्ब। वैसे नीचे एक हो रहा है बेटा, पुट हमारा वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन हमने यूज कर दिया, और पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, किसी भी चीज को स्थगित करना या पोस्टपोन करना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए तो बच्चे आज जो है बेसिक में मैं यहीं पे क्लास को रोकूंगा। अभी रोकने से मेरा मतलब है जाना नहीं है, अब अगले 5-7 मिनट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, रुके रहो जरा। तो क्या है वो जानकारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल देखो मैं आपको क्लोज के बारे में पढ़ाऊंगा, कल हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, और क्लोज बहुत जरूरी पार्ट है। क्लोज पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद से फिर जो है हमारे टॉपिक्स बेटा 1 by 1 स्टार्ट हो जाएंगे। देखो एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको रोका हुआ नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, बहुत जरूरी है। इसके बाद की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये जानकारी भी आपके लिए बहुत जरूरी बेटा। नया ऑफलाइन बैच जो है एनडीए के लिए, स्पेशली एनडीए के लिए नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 अक्टूबर से। इसी महीने की 10 तारीख को नया बैच ऑफलाइन के लिए स्टार्ट है। 6 महीने का टाइम है, बहुत प्रॉपर सफिशिएंट टाइम हमारे पास है पढ़ने के लिए। तो और बहुत ही मिनिमल फीस भी इस बार ऑफलाइन सेशन में रखी हुई है। तो ये बैच आपका 10 अक्टूबर से ऑफलाइन आ रहा है। नीचे फोन नंबर्स लिखे हुए हैं, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या किसी भी नंबर पे अकेडमी का कॉल कर सकते हो। लेट मत करना, अगर किसी को आना है तो 10 से पहले पहले पहुंच जाना। अब आज की महत्वपूर्ण जानकारी, स्पेशल जानकारी क्या है। अब एक इंट्रोडक्शन है आपके सामने मिशन बदलाव का। अब मिशन बदलाव बेसिकली क्या है, देखो इससे पहले क्या होता था, आप लोग बोलते थे सर पीडीएफ दे दो, सर ये दे दो, वो दे दो, बहुत सारे नोट्स, कंटेंट, पीडीएफ, इन सारी चीजों के लिए आप जो है हमेशा बेटा डिमांड करते थे। क्या हुआ, अच्छा वॉइस का थोड़ा इशू है, क्या हुआ ये। चलो बच्चे 1 मिनट जरा सेल चेंज करो, वेट करेंगे थोड़ा सा। वैसे सेल की दिक्कत होनी चाहिए रे, दिखा दिखा। चलो जी, अभी देखना आवाज कैसी बेटा, चेक कर बच्चों, आवाज कैसे आ रही है अभी, ये क्या दिक्कत है। एक मिनट, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, आवाज बताएंगे सर, आवाज कैसी है अभी, अभी देखना कुछ दिक्कत है, 1 मिनट होल्ड करेंगे, चेक करो डबल हमारी, हाँ कुछ बटा, बस 1 सेकंड डबल से रोकते हैं इसको भी जरा, रिमूव करो। अभी चेक करो, अब देखना बेटा, अब देखो कैसी आ रही आवाज, वैसी है। इसका दूसरा वाला भी था हमारे पास, वो कहाँ है, हाँ कहाँ है, दिखा जरा, अनाउंसमेंट कर देते हैं, अनाउंसमेंट बेटा 1 मिनट रुकना जरा, वेट करेंगे सारे बच्चे, आपके मतलब की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको जरूर लेके जाएंगे आज। बच्चे ना साउंड बेसिकली गूंज रही है हाँ हाँ, कुछ माइक का इशू है बेटा, 1 मिनट रुको जरा, माइक चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये देखते हैं आराम से, बाकी इसमें प्लस का सही वाला है ना, माइनस का ये वाला। हाँ जी, अभी जरा देख के बताओ आवाज कैसी, देखो मैंने अपना माइक ले लिया हाथ में
अब देखना आवाज कैसी है, पकड़ रहा है इसको, चेक करो अभी भी कैसी है। हेलो, कुछ स्ट्रीम में दिक्कत आ रही है। हाँ अच्छा बच्चों, अभी आवाज की दिक्कत है, इस चक्कर में क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, डेडिकेटेड एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अभी थोड़ी देर में आपको दे देंगे। ये पूरा बैच के बारे में, ये ऐप के बारे में अनाउंसमेंट है, सारा आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको आधे घंटे के अंदर अंदर एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप लोग चीजों को समझ लेना। चलो मिलता हूँ आपसे तभी।